नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 सल्तनत काल का हमने अध्ययन किया था। यह वीडियो राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है और जहाँ एनसीईआरटी की ये किताबें हैं ये सभी जगह के जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए ये उपयोगी है। मुगल साम्राज्य 16वीं सदी के उत्तरार्ध से मुगलों ने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मुगलों ने क्या किया था, 16वीं सदी से अपना ये राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था। तो स्टार्टिंग में इनका कहाँ था, दिल्ली और आगरा में। बाद में इन्होंने क्या किया, लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगलों का निवास स्थान क्या था, दिल्ली का लाल किला। और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त के दिन जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो उस दिन लाल किले की प्राचीर से ही क्या करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी इतने उनके 200 साल हो गए शासन को खत्म किए हुए, लेकिन उनके जो अवशेष है वो अभी तक विद्यमान है। भारत अब नेक्स्ट है, मुगल कौन थे। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे क्या थे, मंगोल शासक चंगेज खां। चंगेज खां कौन था, जो चीन तथा मध्य एशिया के कुछ भूभागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। मुगल किसके थे, 2 महान शासकों के वंशज थे। एक किसके थे, मंगोलों के, और एक किसके थे, तैमूर के वंशज थे। मुगल मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल थे वो उनको जब मंगोल कहा जाता था तो वे मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंगोल क्या थे, बार बार भारत पे आक्रमण करते थे और एक वो लूट पाट करने वाली जाति के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो मुगल क्या कहते थे कि हम मंगोल नहीं है, बल्कि तैमूर के वंशज होने का गर्व करते थे। तो मुगल स्वयं को क्या कहते थे, हम किसके वंशज हैं, तैमूर के। अब तैमूर के क्यों, वो तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तैमूर ने कब दिल्ली पर कब्जा किया था, 1398 में। तो इसलिए वो किसका वंशज कहलाना पसंद करते थे, तैमूर का। और इसमें अध्याय में एक चित्र दिया गया है, तो उसमें बाबर को भी तैमूर के साथ बिठाया दिखाया गया है, अकबर के साथ भी। तो सभी ने सम्मान स्वरूप क्या किया है, इसके साथ अपने छाया चित्र बनाए हैं। मुगल सैन्य अभियान। बाबर ने 1544 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। बाबर फरगना का शासक कब बना, 1544 में। उस समय बाबर की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। उस समय बाबर कितने साल का था, सिर्फ 12 साल का। बाद में जो मंगोल थे के आक्रमण के कारण बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा। 1544 में क्या किया था, वह शासक बन गया था मात्र कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में। बाद में क्या किया, मंगोलों ने आक्रमण किया तो उसको क्या करना, फरगना छोड़ना पड़ा। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर दिया। जब मंगोलों ने बाबर से फरगना छीन लिया था तो उसने अपनी सेना को संगठित किया और बाद में 1504 में इसने क्या किया, काबुल पर अधिकार कर लिया। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए। प्रथम कब हुआ, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था दूसरा, अकबर और जो हेमू था, जिसको हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके बीच में ये युद्ध हुआ था। और अकबर की तरफ से किसने भाग लिया था, बैरम खान ने भाग लिया था, क्योंकि उस समय अकबर की आयु कम थी। और तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का,
1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। और मराठा जो दिल्ली पर अधिकार करने का जो सपना देखते थे, वो उनका सपना क्या हो गया था? चकनाचूर हो गया था। यानी पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? 3, 1526, 1556 और 1761 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली तथा आगरा को अपने अधिकार में ले लिया। 1526 में दिल्ली पे किसका शासक था? सुल्तान इब्राहिम लोदी का। और उसको हराकर बाबर ने क्या किया? दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव डल गई थी। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की बाबर की विजय क्यों हुई थी? कि बाबर ने क्या प्रयोग किया? क्या गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। कब आ गई थी? 14वीं शताब्दी में। बाबर तो कब आया है? 15वीं में। और उससे पहले यहाँ भी प्रयोग होता था, लेकिन कहाँ होता था? आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। यानी गोला बारूद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ प्रारंभ हो गया था? गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में प्रारंभ हो गया था। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और बाबर ने कब किया था? आरंभिक 16वीं शताब्दी में। अब मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। अब मुगल सम्राटों के प्रमुख अभियान बताए गए हैं और उनकी जो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी उनके शासनकाल में, उसका इसमें वर्णन किया गया है। अब बाबर का कार्यकाल कितना है? 1526 से 1530। और जो रजिया बेगम थी उसका कब था? 1236 से 1240 के बीच में था। 1226 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। 1526 के एक साल बाद पहले किसका युद्ध हुआ था? खानवा में युद्ध हुआ था, तो इसमें राणा सांगा को हराया था 1526 में। और इसी युद्ध के बाद इनकी मुगलों का क्या हो गई थी? मुगलों की सत्ता एकदम ये प्रारंभ हो गई थी। और 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय को हराया था। यानी इसने लगातार युद्ध किए थे। पहले तो पानीपत का युद्ध हुआ, फिर इसने क्या किया था? राजस्थान के जो थे राणा सांगा उनको हराया था और फिर चंदेरी के मेदिनी राय को हराया था। अब कौन है? हुमायूं। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना। और बाबर ने क्या किया था? बाबर ने कहा था कि मेरे साम्राज्य को मेरे चारों बेटों में बांट दिया जाए। काबुल ऐसे सब जिसके जो 4 बेटे थे उनमें विभाजित कर दिया गया था। और जो दिल्ली का एरिया था वो किसको मिला था? हुमायूं को मिला था। 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज या इसको क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध। किसका? बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। कब हुआ था? 1540 में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। किसको हराया था? हुमायूं को। और ईरान की ओर भागने के लिए वाध्य कर दिया था। यानी चौसा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1539। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। तो शेर शाह ने क्या किया? इसको हराया और ईरान की ओर भागने के लिए इसको वाध्य कर दिया था। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और अंत में दिल्ली में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1555-56 में ये वापिस शासक बना था। और इसकी क्या हुई? इसने क्या हुआ? दिल्ली के में एक पुस्तकालय बनवाया था, तो इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। और यह ज्योतिष विद्या में भी बहुत विश्वास करता था, तो हर वार के अनुसार वह कपड़े डालता था। जैसे बृहस्पतिवार को पीला हो गया, मंगलवार को, सब वारों के अनुसार ये कपड़े डालता था। और जब ये सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इतिहासकार कौन है? लेनपुल ने क्या कहा था कि हुमायूं इस दुनिया में लड़खड़ाता हुआ आया था और लड़खड़ाता ही दुनिया से चला गया। हुमायूं के बाद कौन शासक बना?
अकबर 1556 1605। 1605 में अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। और 1707 में किसकी हो गई थी? औरंगजेब की। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। और जो अकबर का दादा था कौन? बाबर। तो बाबर जब शासक बना था तो उस समय उसकी आयु क्या थी? मात्र 12 वर्ष थी। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। जब अकबर मात्र कितने साल का था? 13 साल का, तभी शासक बन गया था। अब 13 साल का तो छोटा बच्चा ही होता है, तो वो शासन थोड़ी ना संभालेगा। तो उसका जो संरक्षक था कौन था? बैरम खां। बैरम खां के माध्यम से उसने शासन किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था 1556 वाला, तो उसमें भी इसी ने लड़ा था। किसने? बैरम खां ने। तो 1570 से 1570 तक यही इन्हीं का ही शासक था। तो उसके बाद अकबर क्या हुआ? इनके स्वतंत्र हो गया। यानी अब वो उसने कहा मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं राजकाज संभाल सकता हूं। 1570 में और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चलाए थे। यानी 1570 से 1585 के मध्य इसने क्या किए थे? गुजरात के विरुद्ध अभियान चलाए थे। 1585 और 1605 के मध्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इस अकबर के शासनकाल के बारे में इतना ही बताया गया है। अब जहांगीर का शासनकाल कब है? 1605 से 1627। जहांगीर ने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह को मुगलों की सेवा में लिया। यह इसकी जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने मुगलों से कभी संधि नहीं की। पानीपत का युद्ध भी हुआ था अकबर का समय में। कब हुआ था? 1576 में। और जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह को मुगलों की सेवा में ले लिया था। अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया? शहजादा खुर्रम शाहजहां की सहयोग से इनको क्या किया? अपनी सेवा में ले लिया। और 1615 में उनके साथ संधि कर ली थी। और संधि की मुख्य शर्तों में यह भी था कि जो मेवाड़ के महाराणा है वो कभी भी मुगलों की दरबार में नहीं जाएंगे और न ही कभी ये मुगलों के साथ अपनी बेटियों की शादी करेंगे, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अब शाहजहां 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिलाया। शाहजहां ने क्या किया था? अहमदनगर को मुगलों के राज्य क्षेत्र में मिला लिया था। 1657-1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया और उसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और शाहजहां को क्या किया? आगरा में कैद कर लिया। औरंगजेब ने क्या किया था? 1558 में जब धर्मत का युद्ध हुआ था तब दारा को हराया था और बाद में दारा और मुगल सेना को बाद में अपने तीनों भाइयों की हत्या करके शासक बना था। और शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब है? 1658 1707। ये शासनकाल हमें जहां तक वो हमें याद करनी है, ताकि हमें अगर ऐसा कोई प्रश्न आए जिससे हमें अगर मान लो किसी शासक का किसी सहयोगी का अगर सन याद न है, तो अगर हमें ये वाला शासनकाल याद होगा तो हम उसको उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। अब 1685 में किसको मिलाया था? बीजापुर को। और 1687 में क्या था? गोलकुंडा को। ये दक्षिणी भारत के इलाके थे। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। यानी जाटों ने, सतनामियों में सब और मराठों ने भी औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। अकबर ने क्या नीति अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी। उसके तहत उसने क्या किए थे? राजपूतों के साथ विवाहित संबंध स्थापित किए थे। जहांगीर की मां
यानी अकबर की पत्नी कौन, जो हरकाबाई कछवा शासक भारमल की पुत्री थी। और भारमल कौन थे, आमेर वर्तमान जयपुर के शासक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जो कछवाहा नरेश थे आमेर के, और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, अकबर के साथ किया था। और इसके बाद जहांगीर के साथ भी किसने विवाह किया था, जोधपुर की राजकुमारी ने, शाहजहां की मां राठौड़ राजकुमारी। शाहजहां की मां कौन होगी, जो जहांगीर की पत्नी थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मारवाड़ जोधपुर की राजकुमारी का विवाह हुआ था। अब किसका हुआ था, जो जोधपुर के राजा थे कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह। और ये कौन सी राजकुमारी थी, राठौड़ राजकुमारी थी। और ये कहाँ के शासक थे, मारवाड़। और वर्तमान ये कहाँ है, जोधपुर की राजकुमारी थी, जिसका विवाह किसके हुआ था, जहांगीर से। और जहांगीर का पुत्र का क्या नाम है, शाहजहां। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो 1615 में जहांगीर के साथ क्या हुई थी, अमर सिंह ने संधि की थी। अमर सिंह की तरफ से कौन थे, राजकुमार करण थे। और उधर से कौन था, शहजादा खुर्रम, जो बाद में क्या कौन बना था, शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट बना था। अनेक राज्यों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्री का विवाह किया, जैसे आमेर के शासक भारमल ने, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने। अब मनसबदार और जागीरदार। अब मनसबदार और जागीरदार कौन होते थे, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब या सरकारी पद मिलता था। यानी मनसब का मतलब क्या है, कोई एक सरकारी पद है, जैसे आप सरकारी नौकरी लगते हैं, तो वैसे मनसब क्या था, एक सरकारी पद था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। यानी वह किस श्रेणी का है, जिसके जरिए पद, वेतन, उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात के आधार पर निर्भर था। यानी पद और वेतन किसके आधार पर था, जात के आधार पर। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 की पदवी के थे। अब अकबर के समय कितने मनसबदार थे, 29 मनसबदार थे। और उनका जो जात की पदवी थी कितनी थी, 5000। अब आपको एक प्रश्न बताना है कि जो हिंदू राजा थे मानसिंह, कौन थे, मानसिंह को कितने तक का मनसबदार दिया गया था, यानी उनकी जात की पदवी क्या थी, 5000 था या 7000 था या 9000 था। इन तीनों में ही वो आंसर छिपा हुआ है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। औरंगजेब के शासनकाल तक इनकी संख्या 79 हो गई थी। पहले कितने थे, 29 थे, बाद में कितने हो गए, 79 हो गए। जबत और जमींदार। अब नेक्स्ट है अकबर के राज्यकाल राजस्व मंत्री टोडरमल ने। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल ने 10 साल के लिए 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। जो अकबर का जो कौन था राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था। तो उसने क्या किया था, 10 साल के उसके जो काल अवधि थी उसकी पैदावार का उसने अध्ययन किया था। तो उसको ये कौन सी पद्धति कहलाती थी, दहशाला पद्धति कहलाती थी। कौन सी पद्धति थी, दहशाला पद्धति थी। अब नेक्स्ट है जबत और जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने क्या चलाई थी, ये 1570 से 1580 के मध्य काल अवधि में इसने क्या किया था, भूमि की पैमाइश करवाई थी। अकबरनामा और आईने अकबरी, जो ये किताबें हैं ये मुगल काल की फेमस किताबें हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने 1557 से 98 में इसको पूर्ण की थी। और अकबरनामा के कितने भाग है, 3 भाग है। कितने भाग हैं, 3 भाग है। पहले जिल्द में अकबर के
पूर्वजों के बयान है, यानी जो पूर्वजों के जो कार्यकाल था उसमें जो बयान दिए गए थे उसका उल्लेख किया गया है। और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। दूसरी में किसका है? अकबर का। पहली में किसके था? अकबर के पूर्वजों का। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य की भूगोल का इसमें वर्णन किया गया है। अब अकबरनामा, इसमें इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और अबुल फजल कहाँ का था? नागौर का शासक था। अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर। अभी इसमें एक टॉपिक दे रखा है कि अकबर की नीतियां। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रांत कई प्रांतों में बटा हुआ था, उनको क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। तो सूबे के प्रशासक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। जो सूबेदार होते थे वो क्या करते थे? राजनीतिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। अब क्या है? प्रशासनिक अधिकारी। वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाता था। जो वित्तीय अधिकारी था वो क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी। जो बख्शी होता था वो कौन होता था? सेना को जो वेतन देता था उसको क्या कहते थे? बख्शी कहा जाता था। अब सदर, सदर क्या था? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। सदर कौन था? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। अब फौजदार किसको कहते थे? सेना नायक को। कोतवाल कौन होता था? नगर पुलिस अधिकारी होता था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर ने किससे विवाह किया था? नूरजहां से विवाह किया था, और इसका मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा था। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की और उसे नूरजहां का खिताब दिया था। और नूरजहां बाद में इतनी शक्तिशाली महिला हो गई थी कि जो मुगल साम्राज्य के जो सिक्के जारी होते थे उस पे भी उसका नाम लिखा जाने लगा था। जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और जहांगीर का नाम, दूसरी ओर एक वाक्य लिखा था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। और जहांगीर ने कहा था कि मैंने सूरा और स्वभाव के लिए अपना साम्राज्य का बलिदान कर दिया। यानी वो नूरजहां के कारण इतना ये शराब में, रुस में ये रहने लग गया था। और वास्तविक शासक कौन बन गई थी? नूरजहां बन गई थी। और उसका एक भाई था आसफ खां, और उसके पिता एतमादुल्ला, जो ग्यास, मूल नाम क्या था उसका? ग्यास बेग। तो वो मुगल साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए थे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, पादरियों, पादरियों किसको कहा जाता है? जो रोमन कैथोलिक होते हैं, जो धर्मगुरु के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की थी। कब की थी? 1570 में। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। जो उलेमा थे, ब्राह्मण थे, उनके साथ धर्म के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। यानी युद्ध तो क्या था? आखिरी समाधान था। पहले उसने क्या कहा था कि सुलह कुल की, यानी बातचीत से उनसे विवाह संबंध स्थापित किए, और उनके जो राजकुमार थे उनको मनसबदार बनाया था, जात और सवार दिए थे। तो अकबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह कुल की नीति को अपनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना, अब मकतब खाना क्या होता है? अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना की थी? मकतब खाना यानी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। उसने अनेक जो हिंदू ग्रंथ थे उनका अनुवाद करवाया था, जैसे महाभारत, रामायण, लीलावती। लीलावती किसकी है? भास्कराचार्य का ये नाटक है। योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। अब रज्जमनामा क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद है। रज्जमनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का। अकबर के अन्य समकालीन शासकों में इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ का शासन कब से कब तक था? 1558 से 1603। ईरान की सफाविद शासक शाह अब्बास।
यानी इंग्लैंड की महारानी उस टाइम कौन थी? एलिजाबेथ थी। और ईरान का कौन था? सफाविद शासक शाह अब्बास था। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर है। अब मनसब क्या होता था? एक पद होता, जैसे सरकारी नौकरी होती है वैसे मनसब उनका क्या था? एक पद था। और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाता था? वेतन और भत्ते दिए जाते थे। मंगोल क्या थे? उज्बेक। सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे? मेवाड़ के। और मंगोल कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान उज्बेक के। राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। सूबेदार को क्या कहा जाता था? गवर्नर कहा जाता था। काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। अब काबुल किसकी राजधानी थी? अकबर का जो सौतेला भाई था कौन था? मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। और इन सब पे किसका अधिकार हो गया था? बाद में औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था और इसको किस में मिला लिया था? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का प्रतीक था तो सवार उनके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। जात क्या था? मनसबदार का पद और वेतन। और सवार क्या थे? उसके उत्तरदायित्व को दर्शाता था। यानी अब उसको कितने सैनिक रखेगा अपने पास, वो उसका क्या था? उत्तरदायित्व। हम तुम्हें इतने पैसे देंगे तो उसके बदले में तुम इतनी सेना रखोगे। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह कुल के विचारों को गढ़ने में उसकी मदद की थी। जो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी उसमें उसकी किसने सहायता की थी? अबुल फजल ने उसकी सहायता की थी। अकबरनामा भी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? दिल्ली और आगरा थे। अब जो पीछे हमने अध्याय 3 पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तर रह गए, तो अब इस वीडियो में हम वो कंप्लीट करेंगे। दिल्ली में पहल किसने राजधानी बनाई थी? यानी दिल्ली को सबसे पहले किसने बनाया था? तोमरों ने, बाद में चौहानों ने, और उसके बाद ये मुगल साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। और अभी भी ये क्या है? भारत की राजधानी है। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा। तो दिल्ली के सुल्तान थे जिसको हम सल्तनत काल कहते हैं, उसमें उनकी भाषा क्या थी? फारसी थी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? किसके समय हुआ था? मोहम्मद तुगलक के समय। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता एक इतिहासकार था। वह किस देश से आया था? मोरक्को, अफ्रीका से आया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध इमारतें और निर्माणकर्ता, यानी जो इमारतें हैं और उनके निर्माणकर्ता के नाम बता रखे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? 3 शासकों ने करवाया था। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश ने भी इसका निर्माण करवाया था। तो पहली मंजिल है उसका निर्माण सिर्फ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ने करवाया था। अब हौज खास दिल्ली, हौज खास दिल्ली एक तालाब है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद का किला दिल्ली, ये किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। खिड़की मस्जिद दिल्ली, दिल्ली में एक मस्जिद है उसका नाम क्या है? खिड़की मस्जिद। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।